चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं विदेशी विनिमय के बारे में। फॉरेन एक्सचेंज, जिसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा न्यूज़ चैनल में, टीवी में, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से। ये आपके कोर्स का ही एक टॉपिक है, चैप्टर नंबर 5 खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र का लास्ट चैप्टर। समष्टि अर्थशास्त्र का वीडियो नंबर 22 चल रहा है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लास्ट चैप्टर से एक क्वेश्चन लॉन्ग में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बात यह है विदेशी विनिमय की। फॉरेन एक्सचेंज क्या है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरी देश की अर्थव्यवस्था के साथ होने वाला विनिमय, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, इंडिया का अमेरिका के साथ बिजनेस चलता है, इंडिया का चाइना के साथ बिजनेस चलता है, इंडिया का अलग अलग कंट्री के साथ बिजनेस चलता है। तो यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट होता है और कुछ इंपोर्ट भी होता है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो कुछ भी होता है इसी को हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज होता है। अब फॉरेन एक्सचेंज तो आप समझ गए क्या होता है, ठीक है ना। एक देश का दूसरे देश के साथ क्या करना, व्यापार करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, वो होता है। अब ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है इसका जो भुगतान होता है, पेमेंट होता है, एक फिक्स रेट पर होता है जिसको हम बोलते हैं विदेशी विनिमय दर, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट। हमें इसी टॉपिक को पूरा पढ़ना है कि विदेशी विनिमय दर आखिर होता क्या है। विदेशी विनिमय के लिए विदेशी विनिमय दर का होना जरूरी है और विदेशी विनिमय दर का निर्धारण गवर्नमेंट के लिए समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर किसी देश को जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दिक्कतों से बचना है। तो मैं हूं नकुल सर, आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु अंडाली। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है ना। तो बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक, तो आपको विदेशी विनिमय की दर के हर एक कॉन्सेप्ट के हर एक इम्पोर्टेंट पहलू के बारे में पता चल जाएगा। चलिए सबसे पहले विदेशी विनिमय दर के बारे में बात करें। दर, दर का मतलब रेट, आपको पता होगा, ठीक है ना। अब विदेशी विनिमय, जैसा कि मैंने बताया, एक देश का दूसरे देश के साथ होने वाला व्यापार। अब जब व्यापार होता है तो भुगतान होगा। तो यहाँ पर विदेशी विनिमय दर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी दर जिस दर पर एक ऐसा दर जिस दर पर एक देश की एक मुद्रा इकाई दूसरे देश की मुद्रा में विनिमय किया जाता है, ठीक है ना। हमने क्या करना है, हमें एक्सचेंज करना है किसके साथ, अमेरिका के साथ, और अमेरिका में चलता है डॉलर। तो हम ये देखते हैं कि $1 के बदले में हमें कितने रुपए देना पड़ेगा या कितने रुपए के बदले में अमेरिका को कितने डॉलर देने होंगे। जिस रेट पर ये एक्सचेंज होता है उसी को हम जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। प्रोफेसर क्राउथर ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया है कि विदेशी विनिमय दर एक देश की इकाई मुद्रा के बदले दूसरे देश की मुद्रा की मिलने वाली इकाइयों की माप है। हर देश का हर देश के साथ जो व्यापार होता है उसके अकॉर्डिंग हर देश का जो है विदेशी विनिमय दर अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें इंडिया का और यूएसए का, ये विदेशी विनिमय दर अलग होगा क्योंकि इनके बीच में जो व्यापार है वो अलग तरीके से होता है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच का विनिमय दर अलग होगा क्योंकि दोनों के बीच की इंग्लैंड की करेंसी अलग होती है, यूएसए की करेंसी अलग होती है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की करेंसी अलग होती है, हर देश की करेंसी अलग अलग होती है। तो एक ही देश के द्वारा अगर अलग अलग देशों के साथ अगर व्यापार किया जाता है तो उसके बीच का विनिमय दर भी क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि विनिमय दर निर्धारित होता है उस देश की मुद्रा के अनुसार। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें एक विनिमय दर कैसे हम निर्धारित करते हैं, ये किस तरह समझें। यदि 1 पाउंड के बदले में ₹80 प्राप्त हो, 1 पाउंड के बदले में कितना प्राप्त हो रहा है, 80 रुपये, तो पाउंड और रुपए की विनिमय दर क्या होगी हमें ये बताना है, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम विनिमय दर को दो तरीके से देख सकते हैं, देश की मुद्रा के अनुसार यानी कि देशी मुद्रा के अनुसार, और दूसरा विदेशी मुद्रा के अनुसार। देशी मुद्रा यानी कि अकॉर्डिंग टू रुपीज, और विदेशी मुद्रा यानी अकॉर्डिंग टू पाउंड, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं देशी मुद्रा के अनुसार। देशी मुद्रा के खिलाफ देखें, क्योंकि हमें जो है पाउंड की 1 पाउंड का पेमेंट करना है, तो 1 पाउंड के बदले में पेमेंट करना है 80 रुपये। तो ये हमारी विदेशी विनिमय दर होगी। और उसी तरीके से अगर पाउंड के अकाउंट देखेंगे उनके हिसाब से के, तो वो लोग 1 रुपये के बदले में कितने पाउंड का पेमेंट करेंगे, 1/80 पाउंड, यानी कि 1/80 पाउंड के लगभग कितना हो जाएगा, 0.125
5 पॉइंट हो जाएगा, इतना का भुगतान करेंगे। इसका मतलब हुआ कि भारत के मुद्रा के हिसाब से पाउंड की मुद्रा की वैल्यू ज़्यादा है, जिसके कारण से उन्हें कम वैल्यू का भुगतान करना पड़ता है। तो ये हो गए विदेशी विनिमय दर। विदेशी विनिमय दर का भुगतान हमेशा देश की अर्थव्यवस्था, आयात निर्यात पर निर्भर करता है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे विदेशी विनिमय दर के वर्गीकरण की। अगर विदेशी विनिमय दर को सही तरीके से देखें, दो प्रकार की विनिमय दर हो सकती हैं, अनुकूल विनिमय दर और प्रतिकूल विनिमय दर। अनुकूल और प्रतिकूल विनिमय दर भी दो प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, घरेलू मुद्रा के हिसाब से और विदेशी मुद्रा के हिसाब से। कि घरेलू मुद्रा के हिसाब से अनुकूल प्रतिकूल क्या होगा, विदेशी मुद्रा के हिसाब से अनुकूल और प्रतिकूल विनिमय दर क्या होगा। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम घरेलू मुद्रा की बात करते हैं। घरेलू मुद्रा के अनुसार, ठीक है ना, ये हम जो है देश की मुद्रा, यानी कि हम अगर रुपए के अकॉर्डिंग देखें, रुपीस के अकॉर्डिंग इसको हम व्यक्त करेंगे, तब जो है अगर विदेशी विनिमय दर देश की मुद्रा के अनुसार, ठीक है ना, जब विनिमय दर जो है गिरेगी, क्या होगी, विदेशी विनिमय दर गिरेगी यानी कम होगी, तो यह देश के क्या होगा, अनुकूल होगा। उसके विपरीत अगर विदेशी विनिमय दर की में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो ये देश के क्या होगा, प्रतिकूल होगा। ये विदेशी इसके हिसाब से देश की मुद्रा के अकॉर्डिंग। अब कैसे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल क्या है, $1 के बदले में हमें जो है 70 रुपये देने पड़ते हैं, ये फिक्स है, ये नॉर्मल टाइम है। $1 के बदले में हमें 70 रुपीज़ देने पड़ते हैं। अब क्या होता है, अगर वहीं पर $1 के बदले में अगर हमें ₹60 देने पड़े, तो यह देश के क्या हो जाएगा, अनुकूल होगा। वहीं पर अगर $1 के बदले में अगर हमें ₹75 देने पड़ जाएं, तो वो देश के क्या हो जाएगा, प्रतिकूल ही होगा। अनुकूल और प्रतिकूल विनिमय दर। उसी तरह विदेशी मुद्रा के हिसाब से बिल्कुल अलग होगा। इसके विदेशी मुद्रा के हिसाब से जो विदेशी विनिमय दर होगा वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है। अगर विदेशी मुद्रा में वृद्धि होती है, ठीक है ना, तो ये हमारे देश के क्या होगा, अनुकूल होगा, और कमी होती है तो ये देश के क्या होगा, प्रतिकूल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कि $1 के बदले में $1 के बदले में, ठीक है ना, 5 सेंट का भुगतान होता है। ₹1 के बदले में 5 सेंट का भुगतान होगा, ये नॉर्मल टाइम की बात करते हैं। वहीं पर अगर ₹1 के बदले में 6 सेंट का भुगतान होने लगे, निर्धारित हो जाए, तो ये देश के क्या होगा, अनुकूल होगा। जबकि ₹1 के बदले में अगर 5 से घट के ये 4 सेंट आ जाता है, तो ये देश के प्रतिकूल होगा। ठीक है ना। तो ये हो गया अनुकूल और प्रतिकूल विनिमय दर। अब विनिमय दर को वास्तविक प्रकार की अगर देखें, कितने प्रकार की विनिमय दर होती हैं, तो ऐतिहासिकता के आधार पर, प्रचलन के आधार पर 2 प्रकार की विनिमय दर होती हैं, स्थिर विनिमय दर और लोचपूर्ण विनिमय दर, यानी कि फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। वैसे फिक्स स्थिर विनिमय दर ऐसी विनिमय दर करते हैं जिसमें परिवर्तन संभव नहीं होता, और ऐसे विनिमय दर का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। इसमें अगर परिवर्तन होता भी है तो परिवर्तन की दर बहुत ही कम होती है, आवश्यकता अनुसार होती है। जबकि लोचपूर्ण विनिमय दर का निर्धारण बाजार की शक्तियों के आधार पर होता है। बाजार की शक्तियों यानी कि मांग और पूर्ति के द्वारा, और ये मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होने के कारण ये परिवर्तनशील होता है। यानी कि ये बाजार में मांग और पूर्ति में अगर परिवर्तन होता है तो विनिमय दर में भी परिवर्तन होता है। मांग में वृद्धि और पूर्ति में कम होता है तो विनिमय दर क्या वृद्धि हो जाती है। पूर्ति में ज़्यादा और मांग कम हो जाती है तो विनिमय दर घट जाती है। तो ये लोचपूर्ण विनिमय दर का निर्धारण होता है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे कि आखिर विनिमय दर का निर्धारण बाजार के अंतर्गत किस प्रकार से होता है, कौन कौन से घटक होते हैं। ठीक है ना। इसका डायग्राम कैसा बनेगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि स्थिर विनिमय दर और लोचपूर्ण विनिमय दर का अर्थ क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थिर विनिमय दर के बारे में। स्थिर विनिमय दर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया
कि स्थिर विनिमय दर क्या होती है, ऐसी दर होती है जिसमें परिवर्तन संभव नहीं होता, ये सरकार के द्वारा निर्धारित होता है। बेसिकली स्थिर विनिमय दर का निर्धारण स्वर्ण मानक प्रणाली के अंतर्गत होता है, यानी कि स्वर्ण के आधार पर होता है। और पुराने समय में स्वर्ण को सबसे स्थिर मुद्रा के रूप में माना जाता था। अब स्थिर विनिमय प्रणाली को अगर हम सही से देखें तो ये दो प्रकार की स्थिर विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली और विनिमय दर की ब्रेटन वुड्स प्रणाली। एग्जाम में अक्सर इन दोनों के बारे में अलग अलग से पूछा जाता है, तो मैं इसको अलग अलग से भी आपको बताऊंगा कि क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले वाली प्रणाली देख लेते हैं, विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली। विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली क्या है? वास्तव में यह प्रणाली क्या होती है, 1920 के दशक में प्रचलित थी देश भर में। इस समय जो है लगभग स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन ज़्यादा था। इस आधार पर क्या होता है, हर देश में स्वर्ण का जो मूल्य था, स्वर्ण के मूल्य के आधार पर जो है विनिमय दर का निर्धारण होता था, ठीक है ना। यानी कि हर देश में को अपनी मुद्रा का मूल्य जो है स्वर्ण के मूल्य के आधार पर निर्धारित करना पड़ता था। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दो देश लेते हैं, एक है इंग्लैंड में 1 पाउंड में 4 ग्राम सोना मिलता था। कितना? 4 ग्राम सोना मिलता था। और उधर अमेरिका में यानी कि यूएसए में $1 में जो है 1 ग्राम सोना मिलता है। देखिएगा यहाँ पर 1 पाउंड में 4 ग्राम सोना और $1 में 1 ग्राम सोना। अगर यहीं पर हम पाउंड और डॉलर की अगर बराबरी करें तो क्या रेशियो बनता है, एक तरफ लेते हैं हम पाउंड, एक तरफ लेते हैं हम क्या, डॉलर, यानी कि डॉलर के तुलना में पाउंड कमज़ोर हुआ, क्योंकि ठीक है ना, सॉरी डॉलर के मुकाबले पाउंड हमारा मजबूत हुआ, क्योंकि नंबर 1 पाउंड में 4 ग्राम सोना, जबकि यूएसए में केवल 1 ही ग्राम सोना मिलता है। ऐसे में जो विनिमय दर होगा पाउंड का, तो ये होगा पाउंड की तुलना में जो है यूएसए जो है 4 गुना क्या है, कम है। दैट मीन्स यहाँ पर पाउंड और यूएसए डॉलर के बीच में जो विनिमय दर का निर्धारण होता है 1:4 पर होता है, यानी कि 1 पाउंड बराबर $4 का निर्धारित होता है। किसके आधार पर हुआ ये? सोने के आधार पर, ठीक है। अब सोने के आधार पर होता है, इसीलिए ये जो है बेस इनका क्या होता है, सोने की वैल्यू होती है, गोल्ड की वैल्यू। और ये माना जाता है गोल्ड हर देश में लगभग एक मूल्यमान ही लिया हुआ रहता है, ठीक है ना। अब क्योंकि ये सोने के आधार पर होता है, किसी देश में सोना बहुतायत मात्रा में पाया जाता है तो उस देश की मुद्रा की वैल्यू घट जाती है, क्योंकि सोने का मूल्य वहाँ पर कम होता है। किसी देश में सोना बहुत कम पड़ जाता है, सोने का मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब दूसरी बात होती है, उसी के बाद ब्रेटन वुड्स प्रणाली प्रचलन में आई। और ब्रेटन वुड्स वास्तव में क्या होता है, एक व्यक्ति थे ब्रेटन वुड्स नाम के, उन्होंने जो है विनिमय दर के लिए स्वर्णमान प्रणाली में कुछ जोड़ दिया। उन्होंने स्वर्णमान प्रणाली के अंतर्गत जो है यूएसए डॉलर को जोड़ दिया। वास्तव में एक समायोजन प्रणाली थी कि स्वर्ण मूल्य को यूएसए डॉलर के अंतर्गत बदल दिया जाता था, जिस आधार पर पूरे देश में विनिमय दर किया जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय जो अमेरिका का जो डॉलर था, यानी कि यूएसए डॉलर सबसे स्थिर मुद्रा मानी जाती थी और प्रत्येक लगभग देशों के दर में वो प्रचलन में भी था और स्वीकार भी किया जाता था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने $1 को यानी कि सोने के यानी कि गोल्ड के रूप में जो है कन्वर्ट किया, और उसी के आधार पर बाकी देशों की मुद्रा को कन्वर्ट करना पड़ता था। लेकिन आधार इसका कुछ भी हो, सोना ही होता था, क्योंकि ये थोड़ा जो है क्या था, इसको करने में थोड़ी दिक्कत थी, परेशानी का सामना आता था, सोने के रूप में करता, इसलिए उतना ज़्यादा ये प्रचलन में नहीं आया। धीरे धीरे ये प्रचलन से बाहर हो गया। तो स्थिर विनिमय दर वास्तव में क्या स्थिर था, लोगों के सामने परेशानियां होती थी, इसके बावजूद उसके कुछ गुण थे। कौन कौन से प्रमुख गुण थे वो जानते हैं। स्थिर विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि कराता था। क्यों? पूरे देश में पूरे सभी जगह पर मुद्रा में स्थिरता बनी पाई जाती थी, मुद्रा, ठीक है ना, उनकी एकता पाई जाती थी, ठीक है ना। आपसी लेन देन और जो पेमेंट था वो सरल हो जाता था, क्योंकि मुद्रा की वैल्यू लगभग एक जैसी हुआ करती थी। विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन, सोने के आधार पर जो है मूल्य निर्धारण कर हर कोई देश एक दूसरे के बीच में पैसा लगाने को तैयार होता था। पूंजी निर्माण में वृद्धि थी, आर्थिक नियोजन संभव हुआ था, भुगतान संतुलन बनाए रखने में भी ये सहायक था। लेकिन कहते हैं ना
किसी भी चीज़ में कोई गुण होता है तो उसके बीच में अवगुण जरूर पाया जाता है। तो स्थिर विनिमय दर के भी कुछ दोष थे। सबसे पहला दोष क्या था? राष्ट्रीय हितों की अवहेलना होना। ठीक है ना, राष्ट्रीय हितों की अवहेलना। राष्ट्रीय हितों की अवहेलना का मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देखा जाता था। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देखने के लिए जो है देश के अंतर के जो है परेशानियों को जो है दरकिनार किया जाता है कि देश के बीच में रोजगार का स्तर क्या है, मूल्य स्तर क्या है, ये सब जो है ध्यान नहीं दिया जाता था। इसके अंतर्गत क्योंकि मूल्य को स्थिर रखना था, विदेशी विनिमय स्थिर, इसके अंतर्गत इसलिए अनेक क्षेत्रों में सरकार का नियंत्रण हो जाता था। जैसे बैंकिंग, उद्योग वगैरह में, उसमें भी कई तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़ते थे। और साथ ही साथ विनिमय दर में आकस्मिक उच्चावचन कभी घटाना पड़ता था, कभी बढ़ाना पड़ता था। और ये काम अचानक होने के कारण जो है व्यापार में अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता था। अब दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे लोचपूर्ण विनिमय दर के बारे में। लोचपूर्ण विनिमय दर जिसका निर्धारण किसके अंतर्गत होता है? बाजार के अंतर्गत। बाजार की शक्तियों यानी कि मांग और पूर्ति, यानी कि विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति, जिस बिंदु पर दोनों आपस में बराबर होते हैं उस बिंदु पर विनिमय दर का निर्धारण होता है। ये लोचपूर्ण विनिमय दर होता है, बाजार के ऊपर निर्भर रहता है, इसलिए ये विनिमय दर क्या रहता है? परिवर्तन होता है। आयात और निर्यात के आधार पर ये परिवर्तित होता रहता है। ठीक है ना। अब बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में किसी देश की मुद्रा उतनी अधिक वैल्यूएबल होती है। हम ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस देश की मुद्रा की मांग कैसी है। जिस देश की मुद्रा की मांग सबसे अधिक होगी, जैसे कि डॉलर का है, उसकी वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होती चली जाती है। अब लोचपूर्ण विनिमय के दर के बारे में क्योंकि मैं पूरा वीडियो बाद में बनाने वाला हूँ तो इसको शॉर्ट में मैंने अपने को समझा दिया। अब बात करेंगे लोचपूर्ण विनिमय दर के गुण। हमने स्थिर विनिमय के दर की भी पढ़ लिया, अब लोचपूर्ण विनिमय दर की भी पढ़ लेते हैं। लोचपूर्ण विनिमय दर के पहला गुण यह है कि ये प्रणाली क्या है? सरल है, क्योंकि बाजार पर निर्भर करता है, मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित करते हैं। इसके लिए किसी की बेच की जरूरत नहीं पड़ती है, सरल होता है। दूसरा, ये सतत समायोजन रहता है, इसके लिए किसी को बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, बाजार अपने आप इसको समायोजित कर लेता है। तीसरा, इसके अनुसार भुगतान संतुलन में क्या आ गया? सरलता आ गया। ठीक है ना, भुगतान संतुलन क्या हो गया? सरल हो गया। क्यों? क्योंकि विनिमय दर का कार्य और विनिमय दर में समायोजन लोचपूर्ण विनिमय दर होने पर ही किया जा सकता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है समायोजित कर सकते हैं। और इसके अलावा संसाधनों का कुशल उपयोग भी संभव हो पाया है। ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि इतनी इसके गुण होने के बावजूद इसमें कुछ दोष भी है, तो इसके कौन कौन से प्रमुख दोष है इसको भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दोष ये है कि इसमें लोच जो है, लोच कम होता है, क्योंकि बाजार पर निर्भर होता है, और बाजार पर निर्भर होने पर लोच कम होने से बाजार में क्या होता है? अस्थिरता आने से विनिमय दर भी अस्थिर हो जाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारा खराब हो सकता है। दूसरा, अनिश्चितता। बाजार अनिश्चितता से भरा हुआ रहता है, कभी भी मांग पूर्ति ऊपर नीचे होती रहती है, जिससे विनिमय दर में अचानक जो परिवर्तन होते रहना व्यापार को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता भी आती है। अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता, किसी देश की मुद्रा का मूल्य बहुत ज़्यादा गिर जाने से या बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर असर पड़ता है। एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार भी कठिन होता चला जाता है। थैंक यू।